आजकल एआई की वजह से सारा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र में वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया है, तो कैसे आप उसको बताएं? ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया। वैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर ये 7 स्टेप इस प्रकार की प्रक्रिया है। इनमें से अलग अलग स्टेप्स के लिए हमारे पास 6 इन्वेस्टर्स आए हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। कोई वेफर बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक समग्र जो प्रोसेस होती है, इसके लिए भी टावर सेमीकंडक्टर विद अडानी इन्होंने हमारे यहाँ पर निवेश किया हुआ है। और कंप्लीट जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर टावर के माध्यम से हो रही है। बाकी ओसैट में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है, वेफर में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है। तो सेमीकंडक्टर की जो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसमें निवेश भी आया है और मुझे लगता है आगे और निवेश इस क्षेत्र में हमारे पास आएगा। क्या आपकी टेस्ला से कुछ बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? देखिए, टेस्ला आया ऐसा कौन नहीं चाहता। कई राज्य चाहते हैं, वैसे हम भी चाहते हैं। फैसला उनको लेना है। पर अगर वो मुझे पूछे तो मैं तो बताऊंगा कि बेस्ट केस इज महाराष्ट्र, और वही बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग। तो मुंबई को का फाइनेंशियल कैपिटल का जो स्टेटस है उसको और एनहांस करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? क्या आप एक और गिफ्ट सिटी यहाँ बनाएंगे, सेकंड गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो मुंबई जो अभी अपना शहर है, इस शहर में आज हम लोग देख सकते हैं कि फिनटेक हो या अलग अलग प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हुई और ये एक डिफैक्टो हमारा एक प्रकार से फाइनेंशियल कैपिटल बना है। लेकिन अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई और नवी मुंबई, इसके बीच हम लोगों ने अभी 22 किलोमीटर का अटल सेतु तैयार किया है। इस अटल सेतु के कारण अभी मुंबई को हम हिंटरलैंड तक एक्सटेंड कर पाए। और यहाँ पर हम लोग चूंकि हमने वहां न्यू एयरपोर्ट भी तैयार किया है, तो बिटवीन अटल सेतु एंड न्यू एयरपोर्ट हम लोग एक नया शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया शहर मतलब मुंबई के भी 3 गुना बड़ा शहर होगा, जिसको हमने नैना कहा है, न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया, इस प्रकार से उसको हम लोगों ने कहा है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से स्कीमेटिक इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करीब 300 एकड़ में एक इनोवेशन सिटी बनाना चाहते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के उन्होंने वॉलंटियर किया है, उसका एक पेपर वो पुटअप कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये इनोवेशन सिटी अनाउंस की, तो हुज हु इन इनोवेशन, ये हम लोगों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल की इनोवेशन सिटी हम तैयार करेंगे। एक एजू सिटी हम लोग वहां पर तैयार कर रहे हैं। ये एजू सिटी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि चूंकि अभी हमारे नए रेगुलेशंस के कारण जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटीज को ऑफशोर कैंपस वो खोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एरिया तैयार किया है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि 10 से 15 जो बहुत ही हाई रैंकिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनको हम लोग वहां पर लाए। और उसमें से किसी यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है? 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज है। चूंकि नॉन डिस्क्लोजर अभी एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, उचित स्टेज पर मैं बताऊंगा। लेकिन 4-5 जो यूनिवर्सिटीज के साथ हमारी बातचीत अंतिम स्टेज पर है, ये बिल्कुल दुनिया की वेरी हाई रैंकिंग इस प्रकार की, जिनका बहुत नाम है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज हम लोग वहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्री 4.0 हम जिसको कहते हैं, जो आज हमारे पूरे इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सकता है, वो सारा इंडस्ट्री 4.0 ये आपको न्यू मुंबई में दिखेगा। और एक नया बिजनेस मैग्नेट के रूप में या एक नया फाइनेंशियल कैपिटल का एक्सटेंशन, इस रूप में हम लोग उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी, लोग कहते हैं कि गुजरात को कई बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल जाती है महाराष्ट्र के मुकाबले। हाउ डू यू रिएक्ट टू दोस काइंड ऑफ कमेंट्स एंड दैट ऑब्जर्वेशन? देखिए, पहली बात तो यह है कि गुजरात अगर डेवलप होता है तो उसका भी मुझे आनंद है, आई एम वेरी हैप्पी। कर्नाटक भी होता है तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां तक इन्वेस्टमेंट मेरे देश में आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूं। अब 10 स्टेट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट उनके पास जाएगा, कोई हमारे पास आएगा। लेकिन
हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो मैंने आपको एफडीआई के आंकड़े बताए, गुजरात में जितना एफडीआई आया उससे 3 टाइम्स ज्यादा हमारे आया है महाराष्ट्र में, 3 टाइम्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र वॉज, इज एंड विल बी द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। इसलिए एखादा प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया तो गुजरात आगे चला गया, एखादा प्रोजेक्ट कर्नाटक चला गया तो कर्नाटक आगे चला गया, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र ही नंबर 1 है और महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहेगा। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, अभी बजट सत्र चल रहा है, चुनाव को हुए अभी 3 महीने हो गए हैं, तो रेवडीज को लेकर बहुत डिस्कशन है और चुनाव में कई प्रोमिसेस किए गए जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी उनकी। तो आप बजट को बैलेंस किस तरह करेंगे और ये जो प्रोमिसेस जो है, एट व्हाट पॉइंट विल यू ड्रॉ रेड लाइन अराउंड रेवडीज? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा उसमें सच्चाई है कि हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं शुरू की, आज उसकी कॉस्ट हम लोगों को सालाना 60,000 करोड़ रुपया देनी पड़ती है, 60,000 करोड़। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल सेक्टर में हम लोग एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जैसे हमारी लाडली बहन योजना है जिसमें बहनों को 1500 रुपये हम लोग दे रहे हैं, अब हम लोगों ने उसमें एक नई स्कीम लाई। हमारे यहाँ नागपुर की महिलाओं ने एकत्रित आकर एक फाइनेंस सोसाइटी तैयार की एक, और उस सोसाइटी में 30 लाख रुपए उन्होंने जमा किए छोटे छोटे लोगों से ही, और उसका एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने हम लोग ये 1500 रुपए जो हमारी बहनों को देते हैं, इनकी हम लोग इसी प्रकार से एक फाइनेंस सोसाइटी हर जगह तैयार करके और उसमें से एक बिजनेस मॉडल तैयार करें, ताकि ये केवल 1500 रुपए लेकर वो खुश न रहे। तो हम लोग उनको अलग अलग प्रकार से अपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के रूप में या कंट्रीब्यूटर्स के रूप में उनका इस्तेमाल करते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की योजना लाई, तो महाराष्ट्र ने हमने तय किया कि हम लोग 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। पिछले साल में हम लोगों ने करीब 23 लाख लखपति दीदी बनाए। इस साल हम लोगों ने टारगेट रखा है 25 लाख बनाएंगे, और ऐसा करके 1 करोड़ हमारी बहनों को जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है, ऐसी लखपति दीदी बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये सही है कि अब ये सारा इन्वेस्टमेंट जब आप लोग इस प्रकार का एक रेवेन्यू साइड पर करते हो तो उसका एक बजट के ऊपर स्ट्रेस तो आता है, लेकिन हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसका असर हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर न हो। उस दृष्टि से हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर की मदद से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करके हम लोग हमारे निवेश हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किए बिना हम लोग हमारे बजट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी,